नो 12th क्लास के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है कि वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको कैसे एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। 1920 बैच में जो कुछ क्वेश्चन पेपर्स जो रह गए थे उसमें बोर्ड ने ये कहा था कि उन क्वेश्चन पेपर्स को नहीं कराएंगे और उनको स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा और जो मार्क्स थे वो पुराने जो या इंटरनल असेसमेंट बेस पर या जो आपके एग्ज़ाम हो चुके थे उसके बेस पर आपको मार्क्स अलॉट हो गए थे। फिर 2021 में सारे कंडीशंस जो हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस थे कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, तो इसलिए फिर आपका जो एग्ज़ाम्स थे वो पोस्टपोन किए गए। धीरे धीरे जून तक आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए और एट लास्ट कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई कि आपका एग्ज़ाम ही कैंसिल करना पड़ा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, 90% स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप और आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों पर खुशखबरी करके डाला कि खुशखबरी हमारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और बहुत ज़्यादा उसको सेलिब्रेट किया। लेकिन फिर उसके बाद आफ्टर सेलिब्रेशन जब उन्हें ये लगा कि हमारे जो मार्क्स हैं वो किस तरह से डिसाइड हो रहे हैं, जो 10th के परसेंटेज पर हो रहे हैं या 11th के परसेंटेज पर और 12th के परसेंटेज पर, दैट मीन्स कि 30-30-40 का रेशियो लिया जा रहा है, तब उन बच्चों को समझ में आया कि ये इतना भी बेनिफिशियल नहीं है उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 10th में फ़र्स्ट टाइम बोर्ड होता है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे सिलेबस होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सपोज़ दैट कोई स्टूडेंट है वो बायो में बहुत अच्छा है तो मैथ्स में उसके कम मार्क्स अच्छे आते हैं, तो उसका ऑल ओवर रिज़ल्ट जो है वो अफेक्ट करता है। लेकिन जब वो 11th में आते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग सिलेबस चूज़ करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। 11th में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी साथ में करनी है, तो 11th को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि उनको ये कहा जाता है कि आपका बोर्ड के मार्क्स ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन बच्चों ने जो मिस्टेक्स की कि वो 11th को बिल्कुल भी उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, 12th के इंटरनल असेसमेंट प्री बोर्ड तक को उन्होंने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट अपीयर भी नहीं हुए उसमें कि हम बोर्ड में बहुत अच्छा करेंगे, तो ऐसे बच्चों के लिए रिज़ल्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं आएगा जितनी अच्छी उन्होंने तैयारी की होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपीयर नहीं हुए हैं, तो बोर्ड ने ऐसा नहीं कहा है कि उनको बहुत अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे, उनके जो उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं उनके बेस पर ही मार्क्स दिए जाएंगे। और वो मार्क्स जो हैं वो मार्क्स थे स्टूडेंट्स जो उन्होंने एक भी एग्ज़ाम सीरियसली नहीं दिया था। तो आज के इस वीडियो में हमें ये नहीं डिस्कस करना है कि जो हो गया है उसको, जो करंट आपका ईयर है उसका रिज़ल्ट तो बस आने ही वाला है आफ्टर 10 और 15 डेज़, लेकिन जो इस बार 12th में अपीयर्ड स्टूडेंट हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने, CBSE ने एक अपना नया गाइडलाइन दिया है जो शायद आप लोगों ने अभी तक आपके पास पहुंच भी गया होगा, आपने देख लिया होगा न्यूज़ में, तो उसी को डिस्कस मैं कर रही हूँ। ये क्यों गाइडलाइन दिए गए हैं पहले हम ये समझते हैं। ये गाइडलाइन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं या बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो 2020 और 21 का जो सेशन है उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, वो अपने रिज़ल्ट को लेकर बहुत डरे हुए हैं। उन्हें लगता है उनके साथ जस्टिस नहीं होगा, इतना वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे अगर वो ऑफलाइन एग्ज़ाम देते। ऑनलाइन एग्ज़ाम में वो उनका परफॉर्मेंस था वो फेक था। बहुत सारे अच्छे बच्चे जो थे उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो उन्हें compete नहीं कर सकते थे ऑनलाइन में उन्होंने उनको compete किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मतलब सभी उससे एग्री नहीं कर रहे थे। तो इस बार पहले से ही CBSE ने ये सोच के रखा है कि अगर ये कंडीशंस, अगर कोविड की कंडीशंस जो हैं वो सही नहीं हुई तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इस बार ऐसा नहीं है कि हम अपने एग्ज़ाम्स को डिले करते जाएंगे और फिर बाद में फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। इस बार CBSE ने एक सर्कुलर, आपको देखिए सामने आपके सर्कुलर है 10th और 12th क्लास के बोर्ड के लिए 21 और 22 सेशन के लिए ये उन्होंने निकाला है। पूरा कोविड-19 पर ही बेस्ड है ये।
तो देखिए सबसे पहला तो जो चेंज आया है वो आया है स्पेशल स्कीम फॉर 2020-21 academic session to be divided into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमारा जो एकेडमिक सेशन है, यानी कि आपका फॉर 12th क्लास अगर हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री लेते हैं, उसमें अगर आपके 16 चैप्टर हैं, 16 यूनिट्स हैं, तो 50% का मतलब हो गया कि 8 चैप्टर आपके टर्म 1 में होंगे और 8 चैप्टर जो हैं वो आपके टर्म 2 में होंगे। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब ये है कि वो मार्क्स के अकॉर्डिंग 50% किया जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। जैसे 35 का और 35 मार्क्स का करना चाहते हैं तो इस तरह से चैप्टर्स का जो एक्सपर्ट हैं वो रिवाइज करेंगे और इस तरह से उसको बाइफरकेट करेंगे। लेकिन अभी भी ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि फर्स्ट टर्म में कौन सा सिलेबस आएगा, कौन से चैप्टर्स आएंगे और सेकेंड टर्म में कौन सा आएगा। ये जुलाई में ही आ जाएगा, आफ्टर 15 मोस्ट प्रोबेबली ये आ जाएगा। फिर भी इतना ये कह सकती हूँ कि अगर मान लीजिए केमिस्ट्री की बात हो रही है तो जो फर्स्ट टर्म भी आएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म है तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टर्म में पूरा फिजिकल आ जाएगा, सेकेंड टर्म में पूरा ऑर्गेनिक आएगा। इसमें चैप्टर्स वाइज किया जाएगा, कुछ फिजिकल का पोर्शन, कुछ इनऑर्गेनिक और कुछ ऑर्गेनिक। ये ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा किया जाएगा और यही और भी सब्जेक्ट्स में होगा कि यूनिट वाइज जो होगा या और सब्जेक्ट्स का जो भी अपना क्राइटेरिया रहता है उसके अकॉर्डिंग ये जो सिलेबस है वो डिसाइड किया जाएगा। सेकेंड जो इसमें है कि द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी रेशनलाइज्ड सिमिलर टू लास्ट एकेडमिक सेशन। आपको पता होगा कि 2021 जो सेशन था उसमें आपका 33% सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया गया था। केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें जो यूनिट्स थे आपके 3 यूनिट्स जो हैं वो कम्प्लीटली ओमिट कर दिए गए थे और बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो भी रिड्यूस किए गए थे। तो इस बार भी CBSE प्लान कर रहा है सिलेबस को रिड्यूस करने का। ये भी आपको जुलाई के एंड तक आपको पूरा रिड्यूस सिलेबस पता चल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इस बार जो है वो भी इस तरह होगा कि कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस किया जाएगा, चैप्टर्स को इस बार शायद रिड्यूस ना किया जाए। जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या वो टॉपिक्स जो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग आंसर्स में होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, उनको जो है वो इसमें से रिड्यूस करा जाएगा। उसका रीज़न क्या है वो अभी आपको आगे मैं बताती हूँ वीडियो में। उसके बाद है कि जो इंटरनल असेसमेंट होता है या प्रैक्टिकल होता है, जैसे मान लीजिए आपका थ्योरी का एग्ज़ाम आपका 70 मार्क्स का होता है, 30 का जो है वो आपका प्रैक्टिकल होता है इन केमिस्ट्री, फिज़िकल एजुकेशन, बायो एंड फिज़िक्स। और जो सिलेबस हैं जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, आपका मैथ्स है, उसमें 80 का आपका थ्योरी का होता है और 20 इंटरनल असेसमेंट होते हैं। तो ये इंटरनल असेसमेंट जो हैं इसके लिए भी आपके लिए नए गाइडलाइंस आएंगे। आपको हो सकता है प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने को कहा जाए। अगर मान लीजिए कंडीशंस जो हैं वो एडवर्स होंगी तो आपको प्रोजेक्ट के बेस पर, आपका इंटरनल असेसमेंट के बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर स्कूल्स खुल जाते हैं तो जैसे आपके पहले प्रैक्टिकल्स का जो क्राइटेरिया था बिल्कुल वैसे ही होगा। दोनों ही कंडीशंस लेकर CBSE इस बार चल रहे हैं कि कंडीशंस कोई भी हो, हम पहले से ही प्रिपेयर हैं, हमें किस तरह से अपना इस बार का रिज़ल्ट प्रिपेयर करना है 2021-22 सेशन का। इस बार की तरह नहीं कि बहुत कंडीशंस जो हैं वो कुछ क्लियर नहीं थी लास्ट मोमेंट तक। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए पहले से ही CBSE ने इस बार गाइडलाइन दे दिए हैं। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ करिकुलर ट्रांजैक्शन। इसमें 9th-10th में जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपका बहुत सारे जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क होता है, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पर बेस है। हमारा मेन फोकस 11th और 12th का बात हो रही है। तो 12th की अगर बात हो रही है तो इसमें भी यूनिट टेस्ट जो जितने भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोजेक्ट वर्क है, उनको फिर से इसमें काउंट किया गया है। जो स्टूडेंट्स होते हैं
उनके लिए ये पॉइंट नहीं है, ये स्कूल के लिए पॉइंट है कि स्कूल जो हैं वो हर एक स्टूडेंट का अपना एक प्रोफाइल जो है वो बनाएंगे और उस पर हर असेसमेंट का, जैसे मान लीजिए आपका यूनिट टेस्ट फर्स्ट हुआ है उसके मार्क्स अपलोड किए जाएंगे, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपको कोई एक्टिविटीज़ है, आपके इंटरनल असेसमेंट का कोई भी आपका वर्क है तो उसके मार्क्स जो है वो अपलोड करते जाएंगे टाइम टू टाइम। ये नहीं है कि लास्ट में ही सारा अपलोड करना है, टाइम टू टाइम उसको अपलोड करते जाना है। सीबीएसई ने जो अपलोडिंग, जो मार्क्स का अपलोडिंग है इंटरनल असेसमेंट का, उसके लिए भी एक आईटी प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है। ये भी स्कूल्स के लिए है मैसेज, ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो बहुत सारे इसमें जो पॉइंट्स हैं वो स्कूल्स के लिए भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं कि किस तरह से बिल्कुल फेयर मीन्स होना चाहिए, कैसे आपको मार्क्स जो हैं वो डे बाय डे आपको, जैसे ही आपका कोई इंटरनल असेसमेंट का एक एस्पेक्ट पूरा होता है आपके उसके मार्क्स आपको अपलोड करने हैं, तो उस तरह से बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स की बात अगर करते हैं तो जो 2 टर्म में आपका इसको किया गया है एग्ज़ाम को, तो टर्म फर्स्ट जो होगा जिसमें सिलेबस अबाउट 50% सिलेबस होगा, उसको कंडक्ट कराया जाएगा नवंबर टू दिसंबर में। ये आपके लिए नवंबर टू दिसंबर, आपको मालूम होता है कि एक जो कोई भी मंथ होता है उसमें अप्रॉक्सी 4 वीक होते हैं, तो 4 वीक के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि 2 मंथ का टाइम दिया है जिसमें सारे स्कूल्स को अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ही करवाना है। तो जो ये एग्ज़ाम्स होंगे उसमें जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पैटर्न एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा। असर्शन रीज़न जो अभी जो करेंट सेशन में 1920 में आपका 20 मार्क्स का जो पोर्शन आता था उसी को एक्सप्लोर कर दिया गया है, वही पूरा पेपर वही होगा। 90 मिनट्स का ये पेपर होगा, इसमें 50% सिलेबस आएगा। क्वेश्चंस जो हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अभी रिवील नहीं किए गए हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इसमें 50 क्वेश्चंस आने चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 50 क्वेश्चंस और 40 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स। तो ये आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज़ की। असर्शन रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है वो सीबीएसई से ही आएगा, स्कूल्स को अपलोड करना है और उसके बाद फिर करना है। जैसे आपने किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में होता था बिल्कुल वैसे ही ये एग्ज़ाम्स होंगे। इसमें ओएमआर शीट होगी, सारे बच्चों की ओएमआर शीट जो हैं वो स्कूल स्कैन करेगा और फिर उसके बाद सीबीएसई को सेंड करेगा। ये एग्ज़ाम जो है वो एक अंडर सुपरविज़न ऑफ एक्सटर्नल जो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, इसमें अपॉइंट किए जाएंगे, यानी कि दूसरे स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपका सुपरवाइज़ करेंगे जब आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आपका बोर्ड एग्ज़ाम में होते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें भी आपका करने की कोशिश की जाएगी। फर्स्ट टर्म जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके जो मार्क्स हैं वो इसलिए बोर्ड में तुरंत का तुरंत आपका अपलोड करना होगा क्योंकि ये स्कोर करेगा, ये मैटर करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा अप्रॉक्सी मार्च और अप्रैल 2 मंथ दिए गए हैं 22 में। तो इसमें अगर मान लीजिए कोविड के कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं तब आपका ये 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको पहले की तरह शॉर्ट आंसर्स होंगे, केस बेस्ड एग्जामिनेशंस होंगे जो आपका 1920 में जो पैटर्न था सॉरी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो बिल्कुल फर्स्ट टर्म की तरह इसमें भी होगा, एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस होंगे जैसा आपका फर्स्ट टर्म का होता है बिल्कुल वैसे ही होगा और दोनों ही जो हैं वो इसमें एमसीक्यूज़ हो जाएंगे और दोनों ही फाइनल जो आपका ओवरऑल स्कोर बनेगा उसमें दोनों का ही अपना कंट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद है आपका कि जो आपका असेसमेंट होगा एग्जामिनेशन का हो वो कैसे होगा। देखिए, अगर इसमें बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अगर सिचुएशन इम्प्रूव होती है, स्कूल्स अगर इसके लिए एग्री करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोल रहे हैं, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, टीचर्स कंसर्न होगा, स्कूल के भी लेटर दिए जाएंगे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेरेंट्स भी देंगे और सभी चीज़ें होंगी।
तो अगर बोर्ड को ये लगता है कि हाँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, वैक्सीनेशन भी हो गया है मैक्सिमम, और अगर स्कूल्स खोल सकते हैं, वो अभी ये क्लियर नहीं किया गया है स्टूडेंट्स कि आपका होम सेंटर होगा या कहीं और आपका सेंटर पड़ेगा, तो दोनों चीज़ें हैं, या तो स्कूल में या सेंटर में जहाँ भी आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो वहाँ आपको ये एग्ज़ाम जो हैं वो आपको ऑफलाइन देने होंगे अगर सिचुएशन कंट्रोल होती है। मान लीजिए अगर नवंबर दिसंबर में सिचुएशन कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि एट दैट टाइम जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होगा वो आपका कोशिश की जाएगी कि वो आपका स्कूल में हो, ऑफलाइन हो। फर्स्ट टर्म आपका होगा वो MCQs बेस्ड हो और आपका ऑनलाइन हो जाए। सिमिलरली अगर मान लीजिए नवंबर दिसंबर में आपका सिचुएशन कंट्रोल है और आपका ऑफलाइन होता है, तब आपका मार्च और अप्रैल में अगर ये कंडीशन फिर से, जैसा कि इस बार हुआ था अप्रैल में ही कंडीशन सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो अगर मार्च और अप्रैल में बहुत ज़्यादा कोविड केसेस आते हैं तो आपका सेकेंड टर्म जो होगा वो आपका ऑनलाइन हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम, क्योंकि उस टाइम तो आपका कंडीशन कंट्रोल थे, तो वो आपका ऑफलाइन हो गया। अगर दोनों ही कंडीशंस में, मान लीजिए जो आपने एक शेड्यूल बनाया है नवंबर दिसंबर मार्च अप्रैल, दोनों ही आपका जब एग्ज़ाम होना है 1 और 2 आपका जो होना है, दोनों ही टाइम पर अगर ऐसा हुआ कि नहीं सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, तो आपके दोनों ही ऑनलाइन होंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी आपका ऑफलाइन होगा, अगर मान लीजिए कोई भी एक ऑफलाइन हो गया है, तो उसका वेटेज ज़्यादा होगा, उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा रिजल्ट डिक्लेरेशन में। अगर दोनों ही मान लीजिए आपके ऑनलाइन होते हैं, तो एग्ज़ाम्स के साथ साथ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, इन सभी को भी इंक्लूड किया जाएगा ओवरऑल रिज़ल्ट बनाने में। ये अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग क्लासेस पर डिपेंड करेगा, लेकिन सिचुएशंस पूरी क्लियर कर दी गई हैं कि अगर ऑफलाइन कंडीशंस हैं तो ऑफलाइन वाले को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा एज़ कंपेयर टू ऑनलाइन। तो होपफुली कि कोविड के केसेस कंट्रोल रहें, आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स में ज़्यादा बेनिफिट है आप लोगों को एज़ कंपेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में फिर उसको वेटेज कम दिया जाएगा। आप कितना भी आप ऑनेस्टली उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी उसको कम वेटेज दिया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट पर दिया जाएगा। तो इस ईयर में आपको स्टेप बाय स्टेप जितने भी यूनिट टेस्ट, प्रैक्टिकल्स, इंटरनल असेसमेंट का कोई भी एक्टिविटी होती है, उसको आपको सभी को पार्ट लेना है, आपको सभी में अपीयर रहना है। पहले की तरह नहीं है कि पूरा आपने हर एग्ज़ाम में आपने उसको अवॉइड किया और केवल फाइनल एग्ज़ाम दिया है। तो इस बार आपके लिए ईच एंड एवरी इंटरनल असेसमेंट इज़ कंपलसरी फॉर योर ओवरऑल रिजल्ट। सो होपफुली, फिंगर क्रॉस कि आपका ये सेशन बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम्स।